हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 750 AD से लेकर 1200 AD के टाइम पीरियड की। एंड इस टाइम पीरियड में कौन कौन से नए राजा आते हैं, कौन कौन से नए किंगडम स्टैब्लिश होते हैं, किस तरीके का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने एक टाइमलाइन समझाई थी क्लास 6th की हिस्ट्री में भी एंड क्लास 7th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी। ये जो टाइमलाइन है ये आपकी क्लास 6th की हिस्ट्री में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो इस टाइमलाइन में हम इस पीरियड को मानते हैं शून्य। ओके, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है इसे हम कहते हैं BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसके अलावा इसे हम BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। एंड जीरो के जो आगे का फॉरवर्ड टाइम है इसे हम AD कहते हैं, एनो डोमिनी। एंड इसे हम CE भी कहते हैं, कॉमन एरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है BC एंड BCE ये आप ऑलरेडी क्लास 6th की हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो आपने शुरू किया था कहां से? स्टोन एज से। प्री हिस्ट्री में आपने स्टोन एज से शुरू किया था, फिर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, फिर वैदिक पीरियड पढ़ा, फिर आपने महाजनपदस के बारे में जाना, फिर आपने महाजनपदस में ही मौर्यन एम्पायर के बारे में जाना, पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में जाना। फिर AD में हमने क्या जाना? हमने यहां पर 300 AD या CE, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में जाना, गुप्ता एज के बारे में जाना। ठीक है, फिर गुप्ता पीरियड के बारे में हमने पढ़ा 550 तक। फिर 550 से लेकर 750 तक का जो टाइम पीरियड था ये पोस्ट गुप्ता एज के बारे में था। अब ये जो 750 वाला टाइम है ना, इससे जो आगे वाला ऑनवर्ड टाइम है वो आप क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ोगे। 750 से लेकर 1750 तक का टाइम पीरियड क्लास 7th की आप हिस्ट्री में जानोगे। ठीक है, अब यहां पर इस चैप्टर में हम 750 से लेकर 1200 AD तक के टाइम पीरियड की बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से नए नए किंगडम स्टैब्लिश होते हैं एंड उन सभी किंगडम के क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिस्टम थे। अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी में बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज एमर्ज होती हैं। एमर्ज का मतलब होता है स्टैब्लिश होना। यहां पर मैप नंबर 1 दिखाया है। इस मैप में आप देखोगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज, जो मेजर डायनेस्टीज थी, वो 7 से लेकर 12th टाइम पीरियड में आती है। तो अगर हम 7 से लेकर 12th सेंचुरी तक की बात करें, 7 से लेकर 12th सेंचुरी तक की बात करें, तो इस टाइम पीरियड में जो मेजर रूलिंग डायनेस्टी है उनके बारे में आपको यहां बताया हुआ है। तो आपको यहां पर लोकेट करने के लिए कहा है। पहले तो है गुर्जर प्रतिहाराज, फिर है राष्ट्रकूटाज, फिर है पाल, फिर है चोलाज एंड देन चाहमनाज। चाहमनाज को हम चौहान्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर है गुर्जर प्रतिहाराज। ओके, एंड अगर हम राष्ट्रकूटाज की बात करें तो ये रहे राष्ट्रकूटाज साउथ इंडिया में। गुर्जर प्रतिहाराज कहाँ है? राजस्थान में थे ये इनकी डायनेस्टी। पाल ये रहे जो बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में थे बेसिकली। एंड ये रहे चोलाज। ठीक है, एंड चाहमनाज भी हम देख लेते हैं, ये है चाहमनाज। ओके, एंड यहां पर आप कन्नौज को मत भूलना। क्यों? क्योंकि इस कन्नौज को हम ना 6th क्लास की हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको क्लास 6th की हिस्ट्री में भी बताया था कि आप क्लास 7th की हिस्ट्री में भी कन्नौज की इंपॉर्टेंस जानोगे, क्योंकि कन्नौज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था। क्यों था इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। तो ये सब आपने जो है अलग अलग डायनेस्टीज यहां देख ली। देखो सभी डायनेस्टीज के बारे में बताया हुआ है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, जैसे कि यहां देखो चेराज, फिर ये चोलाज, ये है पांड्याज। ठीक है, ये सब आप देख लेना एक बार। अब आपको ना यहां पर मैप में ये दिख रहा है, ये इस तरीके से आउटलाइन जो बनाई हुई है, ये आउटलाइन ऐसे क्यों बनाई हुई है? द रीजन बिंग कि जो ये किंगडम थे ना, तो जो इनके आउटसाइड बाउंड्री थी, जो इनकी बाउंड्री थी, ये बाउंड्री कभी भी फिक्स नहीं रहती थी।
कभी तो ये बाउंड्री एक्सटेंड हो जाती थी, कभी ये बाउंड्री कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ होती रहती थी। इसके अलावा इनकी लड़ाइयाँ बाहर फॉरेन इन्वेडर्स के साथ भी होती रहती थी। तो जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री जो है ये कभी कम तो कभी ज़्यादा इस तरीके से होती रहती थी। तो इसीलिए इस बाउंड्री को ऐसे दिखाया गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम कन्नौज के बारे में बात करते हैं। देखो, जितनी भी इस टाइम पर डायनेस्टी थी, सब डायनेस्टी एक दूसरे से लड़ती थी। क्यों? वेल्थ के चक्कर में भाई, पावर के चक्कर में, है ना। एंड कन्नौज के पीछे तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी। चामनाज, गुर्जर प्रतिहाराज, यहाँ से पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करें, एंड यहाँ से राष्ट्रकूटाज की बात करें, नीचे से भी यहाँ सदर्न में जितनी भी डायनेस्टी है इनकी हम बात करें, इन सब ने कन्नौज पर अपना कैप्चर पाने की कोशिश की थी। इसके पीछे रीज़न ये है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, कन्नौज कहाँ है? ये है फर्टाइल लैंड पर। देखो, ये रही गंगा रिवर, ठीक है, ये रही गंगा रिवर। तो कन्नौज जो है ना, यहाँ पर है फर्टाइल लैंड। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब फर्टाइल लैंड होती है तो वहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो फिर क्या होता है, अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, अच्छा खासा पैसा हाथ में आता है। पैसा आया तो पावर आई, है ना। अब इसके अलावा कन्नौज एक ऐसी जगह थी जहाँ से ना इंडिया के चारों डायरेक्शन में, ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, एंड जब आप नीचे जाओगे तो ये रहा साउथ डायरेक्शन। तो कन्नौज से ना चारों डायरेक्शन में रूल करना इजी होता था, एंड चारों डायरेक्शन में नजर रखना इजी होता था। इसके अलावा इस टाइम पर जो नॉर्थ वेस्ट से जितने भी इन्वेडर्स थे, अगर वो यहाँ इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करते थे तो कन्नौज में बैठे बैठे पता चल जाता था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कन्नौज में पता चल जाता था। जैसे कि अगर आप यहाँ अरब देख रहे हो, यहाँ पर अरब्स के बारे में आप देखोगे तो अरब ने भी यहाँ पर आने की कोशिश की थी। हालांकि काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी इनकी, है ना। इनके इसके अलावा अरब को जो है गुर्जर प्रतिहाराज ने भी स्टॉप करने की कोशिश की थी। ठीक है, अरब ट्रेडर जो थे वो यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर फॉरेन इन्वेडर्स देखने को मिले नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में। तो कन्नौज जो है ना, कन्नौज अपने साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसीलिए कन्नौज के पीछे तो भाई बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। तो आई होप आपने ये देखा होगा कि इस टाइम पीरियड में किस तरीके से अलग अलग डायनेस्टीज जो थी वो एमर्ज हो रही थी, एंड सबकी एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी चल रही थी। अब हम यहाँ बात करेंगे द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज के बारे में। अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें, 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो राजा के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो उनको हम क्या कहेंगे? बिग लैंड लॉर्ड्स, एंड उनको हम वॉरियर चीफ भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? सो बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और द वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 7th सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि राजा के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, जिन्हें हम कह सकते हैं बिग लैंड लॉर्ड्स। अब ये बिग लैंड लॉर्ड्स जो थे, इनको हम वॉरियर चीफ भी कहते हैं। अब जो ये राजा थे ना, ये इन बड़े बड़े जमीनों के मालिकों को अपना सबऑर्डिनेट और समंताज कंसीडर करते थे। अब देखो, ये समंताज का मतलब क्या है? समंताज वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो ये वही लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, बड़ी बड़ी जमीनों के ये जो मालिक थे, इन्हीं को समंताज कहा गया। अब समंताज की शुरुआत कैसे होती है वो आप ऑलरेडी क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन आपको मैं यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ। देखो, हुआ ये था कि राजा जो है, राजा के पास तो बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तो जो राजा है ना, वो एज अ सैलरी के तौर पर थोड़ी थोड़ी लैंड को ग्रांट करते थे। किसको? अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिशियल्स को, एंड इसके अलावा आर्मी को, इसके अलावा जो लोकल रूलर हो गए उनको, इसके अलावा ब्राह्मण्स को। ठीक है, आई बात समझ में? तो हुआ ये था कि जो राजा लोग थे वो, उनके पास तो अच्छी खासी जमीन थी, तो उन्होंने एज अ सैलरी के तौर पर जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े बांटने शुरू कर दिए। तो ये टुकड़े मिले ऑफिशियल्स को, आर्मी को, लोकल रूलर्स को भी, एंड ब्राह्मण्स को भी। तो इस टाइम पर हुआ ये कि कुछ इनमें से ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छी खासी जमीन इकट्ठी हो गई थी। तो ये कौन बन गए? ये बिग लैंड लॉर्ड बन गए, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बन गए।
इसके अलावा राजा इनको अपना सबऑर्डिनेट या ये कह लो समंताज एक्नॉलेज करते थे। तो समंताज का मतलब ये है कि भाई ये जो ऑफिशियल्स, आर्मी, लोकल रूलर या ब्राह्मण्स जिनको लैंड ग्रांट हुई है, इनके पास जो लैंड आई है उसमें ये पीजेंट से काम कराते थे। जितना प्रोड्यूस निकलता था उसमें से कुछ पार्ट ये राजा को एज अ टैक्स के तौर पर देते थे। तो जब ये समंताज राजा के कोर्ट जाते थे तो राजा के लिए ये गिफ्ट भी लेकर जाते थे। एंड देखो राजा के लिए यहां पर ओवरलोड भी लिखा हुआ है, समंताज के ओवरलोड मतलब समंताज के जो राजा लोग थे। तो ये समंताज जो है ये राजा के जब कोर्ट में जाते थे ना तो ये राजा के लिए गिफ्ट भी लेकर जाया करते थे। गिफ्ट में ये क्या देते थे? टैक्स देते थे, ठीक है। एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अगर राजा को आर्मी की जरूरत पड़ गई, सोल्जर्स की जरूरत पड़ गई, तो समंताज का काम क्या था? वो राजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो अब धीरे धीरे हुआ ये दैट समंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ। समंताज के पास पावर भी आई, वेल्थ भी आई। अब ये कैसे हुआ? देखो जैसा कि मैंने बताया कि समंताज जो हैं वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, इनके अंडर में खूब सारी लैंड थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इनको ना हम इंग्लिश में फ्यूडल लॉर्ड भी कहते हैं। एंड जो अभी मैंने आपको ये फ्यूडलिज्म पढ़ाया, यहां पर मैंने फ्यूडलिज्म जो ये पढ़ाया, इसको ना हम हिंदी में सामंतवादी भी कहते हैं। सामंतवादी कहते हैं तो वहीं से ही हिंदी में वर्ड बनता है समंताज, ठीक है। तो ये जो समंताज है इनके अंडर में खूब सारी जमीन थी। इस जमीन पर ये किसानों से काम कराते थे। तो जो पेजेंट्री क्लास थी वो किसके अंडर थी? वो डायरेक्ट समंताज के अंडर थी। तो इस लैंड से जितना कुछ भी प्रोड्यूस होता था, जितना भी पैसा, जितना भी रेवेन्यू प्रोड्यूस होता था, वो सारा का सारा समंताज के पास जाता था। एंड इसमें से कुछ पार्ट ये राजा को भी देते थे टैक्स के तौर पर। एक चीज और ध्यान रखना, समंताज को राजा ने बिल्कुल फ्री कर रखा था, क्योंकि जब लैंड ग्रांट करी थी तो राजा ने कहा समंताज को कि पेजेंट्री तुम्हारे अंडर काम करेंगे एंड तुम हमें उस प्रोड्यूस में से थोड़ा सा टैक्स हमें लाकर दे दोगे। तो अब जो समंताज थे उस प्रोड्यूस में से थोड़ा सा अमाउंट राजा को लाकर दे देते थे, लेकिन ज्यादा अमाउंट अपने पास रखते थे, ठीक है। तो यहां से जो राजा की पावर है वो डिसेंट्रलाइज होनी शुरू हो गई, मतलब थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई। एंड अब समंताज के पास पावर भी आ गई, पैसा भी आ गया। तो समंताज के पास जैसे ही पावर और पैसा आया ना, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासमंता, महामंडलेश्वर। इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन आते हैं। समंताज ने अपने आप को कहा जैसे ही पैसा और पावर आई कि भाई राजा वाजा कुछ नहीं है हमारे आगे, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास पावर भी है और अब हम महासमंताज हैं, अब हम महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर का मतलब क्या है? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब जिस ये एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के मालिक, उस एरिया के लॉर्ड, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? महामंडलेश्वर। समटाइम्स दे asserted their independence from their overlord। overlord वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? किंग के लिए। तो ये जो महासमंताज, महामंडलेश्वर थे, फिर इन्होंने राजा से भी अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने कहा राजा वाजा कुछ नहीं है, हम अपनी सत्ता अलग से चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है चीजें कि भाई जो समंताज थे अब वो छोटे छोटे किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। अब हमने यहां ये जाना कि सामंताज जो थे, ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं सामंताज, इन्होंने ना राजा से जैसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा तो समंताज ने अपने खुद के किंगडम स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे। तो हमें यह देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे समंताज थे जिन्होंने अपने खुद के किंगडम स्टैब्लिश करे एंड समंताज ने अपने आप को राजा से अलग डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसी का एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटाज के बारे में। राष्ट्रकूटाज कहां पर थे? डेक्कन में। चालुक्याज कहां पर थे? कर्नाटका में, ठीक है। तो चालुक्याज कर्नाटका पर रूल कर रहे थे। अब इनका एग्जाम्पल देखो, राष्ट्रकूटाज थे समंताज। कौन थे ये? समंताज। तो राष्ट्रकूटाज किसके सबऑर्डिनेट थे? चालुक्याज के, ठीक है। तो समंताज कौन हुए यहां पर? राष्ट्रकूटाज हो गए। एंड राजा कौन हुए यहां पर? चालुक्याज हो गए। तो समंताज ने अपने आप को राजा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। सो इन द सेम वे जो राष्ट्रकूटाज थे ये
एक समंताज थे एंड इन्होंने चालुक्या से इंडिपेंडेंट होकर अपना खुद का एक किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। तो हुआ ये था कि मिड 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा के जो चीफ थे जिनका नाम था दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग ने कहा कि भाई मेरे पास पावर भी है, मेरे पास पैसा भी है, तो राजा वाजा तो मेरे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो दंती दुर्ग ने चालुक्य के राजा से लड़ाई की, चालुक्य के राजा को ओवरथ्रू कर दिया, मतलब चालुक्य के राजा को हरा दिया एंड अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। तो ये एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि समंताज ने राजा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपने आप को खुद का ही किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन जो राष्ट्रकूटाज में ये जो चीफ थे इनके दंती दुर्ग, इन्होंने जैसे ही चालुक्य के ओवरलॉर्ड को हराया एंड अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश किया, तो इन्होंने इसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म किया। उस रिचुअल का नाम है हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब है इंग्लिश में गोल्डन वूम्ब। तो हिरण्यगर्भ करके एक रिचुअल इन्होंने क्यों परफॉर्म किया? देखो, आप लोगों को पता है कि उस टाइम पर वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो जो क्षत्रिय कैटेगरी के लोग थे वही क्या थे, राजा थे। तो दंती दुर्ग जो थे ये ब्राह्मण थे। तो दंती दुर्ग ने कहा कि भाई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो ब्राह्मण थे, तो लोग तो क्षत्रियास को एक्सेप्ट करते थे। तो दंती दुर्ग ने क्या करा कि अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए, क्षत्रिय के वर्ण में डालने के लिए ये रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ एंड इसे इंग्लिश में गोल्डन वूम्ब कहा गया। लेकिन ये नाम इसलिए दिया गया ताकि ये रीबर्थ जब लेंगे, मतलब जब ये नेक्स्ट जन्म में दोबारा से जन्म लेंगे तो ये एज अ क्षत्रिय ही पैदा हो, इसीलिए इन्होंने ये रिचुअल कराया था। सो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, याद रखना ये सारे के सारे रिचुअल जो है ब्राह्मणास की हेल्प से ही होते थे। ऐसे ही आपने क्लास 6 में एक और रिचुअल पढ़ा, अश्वमेघ के बारे में आपने जाना था, अश्वमेघ सैक्रिफाइस, राइट। सो उसी तरीके से एक हिरण्यगर्भ जो है रिचुअल था जो ब्राह्मणास की हेल्प से परफॉर्म किया जाता था। तो दंती दुर्ग ने इस रिचुअल को परफॉर्म किया ब्राह्मणास की हेल्प से एंड इट वॉज थॉट to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya even if he was not one by birth। दंती दुर्ग बाय बर्थ ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जब ये हिरण्यगर्भ रिचुअल परफॉर्म किया तो इसका मतलब था कि जब ये रीबर्थ लेंगे, नेक्स्ट जन्म लेंगे, तो ये नेक्स्ट जन्म में एज अ क्षत्रिय पैदा हो, इसीलिए इन्होंने ये रिचुअल कराया था। आगे बात समझ में। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। enterprising families का मतलब ऐसे परिवार जहां पर मतलब कुछ नया करने की स्किल्स हो लोगों के पास, ठीक है। तो ऐसे लोग जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज किया एंड अपने किंगडम स्टैब्लिश किए, ठीक है। ऐसे लोग जो एंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल का यूज करके किंगडम्स को स्टैब्लिश किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कदम्ब डायनेस्टी की बात करें तो नाम आता है मयूर शर्मन का। अगर हम गुर्जर प्रतिहारास की बात करें तो नाम आता है हरिचंद्र का। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कदम्ब डायनेस्टी से मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहारास से हरिचंद्र। तो मयूर शर्मन एंड हरिचंद्र दोनों ही क्या थे, ब्राह्मणास थे, ठीक है, दोनों ही ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, ध्यान रखना। तो ब्राह्मण होने के बावजूद भी इन्होंने ब्राह्मण वाले कोई भी प्रोफेशन नहीं पकड़े। ब्राह्मण का काम क्या था कि रिचुअल परफॉर्म कराना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराना, यज्ञ परफॉर्म कराना, राइट। तो गुर्जर प्रतिहारास एंड कदम्बा के जो ये रिस्पेक्टिव राजा थे, ये ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने क्या करा, अपने मिलिट्री स्किल का यूज किया एंड अपने किंगडम स्टैब्लिश करे। एंड ये ब्राह्मणास थे, इन्होंने अपने प्रोफेशन को नहीं पकड़ा बल्कि इन्होंने अपने हाथों में औजार उठा लिए एंड अपने किंगडम स्टैब्लिश किए। अगर हम कदम्ब डायनेस्टी से मयूर शर्मन की बात करें तो इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया कर्नाटका में। एंड गुर्जर प्रतिहारास में अगर हम हरिचंद्र की बात करें तो इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया राजस्थान में, ठीक है। तो यहां पर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से आपने पढ़ना है, समझना है, ठीक है।
अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कुछ दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये दिख रही है आपको पिक्चर, ये पिक्चर क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक वॉल रिलीफ है एलोरा केव से, एंड यहाँ पर विष्णु को नरसिम्हा के रूप में दिखाया हुआ है, द मैन लायन, ठीक है। एंड ये जो वर्क है ये राष्ट्रकूटास के टाइम पीरियड का वर्क है, ये स्टोन का बनाया हुआ है, ठीक है, पत्थर का। तो राष्ट्रकूटास के टाइम पीरियड का ये वर्क है। अब आगे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स के बारे में। मैनी ऑफ दीज न्यू किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज एंड त्रिभुवन चक्रवर्तीन। तो अगर हम इसी टाइम पीरियड में इन किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई राजा जो थे ना, उन्होंने बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स अपने अडॉप्ट कर लिए थे। उन्होंने कहा कि हम राजा नहीं बल्कि हम महाराजा अधिराजा हैं, ठीक है, हम हैं महाराजा अधिराजा या महाराजा अधिराज, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, मतलब राजाओं के भी राजा। आई बात समझ में? महाराजा अधिराज का मतलब क्या हुआ, ग्रेट किंग, या ये कह लो ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, दैट मीन्स कि राजाओं के राजा हैं हम। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम हैं त्रिभुवन चक्रवर्तीन। देखो, त्रि का मतलब क्या हुआ, तीन, मतलब थ्री। भुवन का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड। चक्रवर्तीन का मतलब क्या हुआ, लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या बना, त्रिभुवन चक्रवर्तीन का मतलब बना लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड, मतलब तीनों लोकों के स्वामी, ठीक है। तो इस तरीके के बड़े बड़े टाइटल इन्होंने अडॉप्ट करे थे। अब भले ही अपने आप को महाराजा धीराज कह रहे हो एंड त्रिभुवन चक्रवर्तीन कह रहे हो, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, इतना होने के बावजूद भी ना इनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी, ठीक है। ये जो राजा थे इन्होंने इतने हाई साउंडिंग टाइटल जो अडॉप्ट कर रखे थे, इसके बाद भी इनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी, सामंताज के साथ भी, पेजेंट के साथ भी, ट्रेडर के साथ भी एंड ब्राह्मणास के साथ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजा इनके साथ पावर शेयर क्यों करते थे, रीजन क्या था। देखो, इंडिविजुअल इसके बारे में बात करते हैं। सामंताज की बात करें तो सामंताज जो थे वो राजा को मिलिट्री सपोर्ट देते थे, ठीक है, राजा को क्या देते थे, मिलिट्री सपोर्ट। इसके अलावा राजा के लिए गिफ्ट लेकर जाते थे, तो इसीलिए राजा को तो सामंताज की जरूरत पड़ती ही थी ना। फिर अगर पेजेंट की बात करें तो पेजेंट जो है वो लैंड पर काम करते थे एंड प्रोडक्शन देते थे, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह इन्हीं से तो कलेक्ट किया जाता था। अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर जो है वो उस एरिया की या उस रीजन की इकोनॉमी को अच्छे से मेंटेन करते थे, क्योंकि बाहर जाना, सामान को लाना, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एंड ट्रेडर से टैक्स भी मिलता था। एंड ब्राह्मणास की अगर बात की जाए तो ब्राह्मणास जो थे ये वर्ण में सबसे ऊपर थे ना, वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर थे। इसके अलावा ब्राह्मणास जो थे वो यज्ञ वगैरह भी परफॉर्म कराया करते थे, रिचुअल परफॉर्म कराते थे। तो राजा को इन सबके साथ तो देखो बना के रखनी पड़ती थी। तो राजा इन सबके साथ क्या करते थे, पावर को शेयर करते थे। एंड इसके अलावा एक और चीज यहां ध्यान रखना, सामंताज भी थे जो टैक्स प्रोवाइड करते थे। अब यहां पर हम जानेंगे कि राजा को रिसोर्सेज कहां से मिलते थे। रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। राजा को रिसोर्सेज मिलते थे प्रोड्यूसर से, जैसे कि पेजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स। ये कौन हो गए, ये प्रोड्यूसर हो गए। जैसे कि पेजेंट्स जो थे वो जमीनों पर काम करते थे, तो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता, प्रोड्यूस होता था, उसमें से कुछ अमाउंट ये राजा को दे दिया करते थे। ऐसे ही कैटल कीपर्स भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे राजा को, क्योंकि कैटल से मिल्क भी प्रोवाइड होता है, मीट भी प्रोवाइड होता है। ऐसे ही आर्टिजन्स जो थे वो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे राजा को। अब ये जो रिसोर्स प्रोवाइड करते थे, या तो इनको परसुएड करना पड़ता था या इनको कंपेल करना पड़ता था। सो परसुएड का मतलब है कि भाई या तो अपने आप से दे दो आकर, ठीक है, टैक्स दे दो राजा को, रिसोर्सेज दे दो राजा को। लेकिन अगर नहीं दोगे,
अगर रिसोर्सेज राजा को नहीं दोगे तो आपको कंपेल किया जाएगा, मतलब आपको बाध्य किया जाएगा कि जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है उसमें से कुछ पार्ट आपको राजा को देना ही देना है। ठीक है। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, रेंट का मतलब है लगान, ड्यू टू अ लॉर्ड हु एजर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। तो राजा क्या कहता था? राजा कहता था भाई मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं तो राजा हूं, एंड ये जो लैंड है ये भी मेरी है जिसपे तुम रह रहे हो, तो तुमको इसका लगान तो देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेडर से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो यहां से आपको क्या क्या समझना है? यहां से आपको ये समझना है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे राजा रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, पेजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स। ठीक है। अब या तो ये परसुएड कर लिया जाता था या फिर अगर ये नहीं देते तो इनको कंपेल किया जाता था कि तुमको देना ही देना है। तो जितना पार्ट ये प्रोड्यूस करते थे उसमें से कुछ पार्ट इनको राजा को सरेंडर करना पड़ता था। इसके अलावा राजा जो है इनसे रेंट भी लिया करते थे, लैंड का मतलब एज अ लगान इनसे कर लिया करते थे, एंड ट्रेडर से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। सो इस तरीके से राजा जो है ना वो रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे। ओके। अब आप आगे देखोगे कि भाई अगर हम चोलास के टाइम पीरियड की बात करें तो हमें ना 400 तरीके के टैक्स देखने को मिलते हैं, मतलब 400 तरीके के अलग अलग टैक्स, एंड इसके बारे में हमें पता चलता है चोलास के इंस्क्रिप्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है कि 400 जो टैक्सेस हैं, अलग अलग टैक्सेस, वो कौन से टाइम पीरियड में या किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो है चोला डायनेस्टी जिन्होंने तमिलनाडु में रूल किया था। ठीक है। तो इनके ना वैसे यहाँ पर 400 टैक्सेस बता रखे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कहे जाते हैं कि अलग अलग टैक्स इन्होंने लगा रखे थे। तो कुछ टैक्सेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आने का पूरा ही पूरा चांस होता है। पहले यहाँ पर जो टैक्स मेंशन है दैट इज वैटी। वैटी नॉट टेकन एज द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो वैटी इस तरीके का टैक्स था जो लोगों से कैश में नहीं लिया जाता था बल्कि फोर्स्ड लेबर के तौर पर लिया जाता था। तो लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता था, तो उसको ना उस काम को एज अ टैक्स यूज किया जाता था, तो उसे कहा जाता था वैटी। इसके अलावा चोला में जो लैंड रेवेन्यू होता था, जमीन का जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था टैक्स के फॉर्म पे, उसे कहा जाता था कदमाई। इसके अलावा अगर आपका थैचेड हाउस है, थैचेड हाउस मतलब जो मिट्टी के घर होते हैं, तो उस पर अगर आप छत बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अगर आप पाम ट्री पर क्लाइंब कर रहे हो, खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे हो, वो भी लैडर लगाकर, तो आपको उसका टैक्स देना था। इसके अलावा अगर आपको अपनी फैमिली से प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी का सक्सेशन मिला है, मतलब आपको अपने माता पिता, अपने परदादा परदादी से, दादा दादी से, किसी से आपको अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी मिली है, तो उस प्रॉपर्टी में से भी आपको टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो किस तरीके के टैक्स यहाँ लिखे हुए हैं? एनसीईआरटी में अभी हमें टैक्स ये बताए हुए हैं 4 से 5, वैसे टैक्स कितने थे? लगभग 400। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो वैटी के बारे में ध्यान रखना, वैटी क्या है? ये एक तरीके का ऐसा टैक्स है जो कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था बल्कि फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। दूसरा लैंड रेवेन्यू जिसे कहा जाता था कदमाई। तीसरा हो गया कि भाई जो थैचेड हाउस है उसका जब छत आप बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता था। फोर्थ है कि अगर आप पाम ट्री पर लैडर का यूज करके चढ़ रहे हो, सीढ़ी का यूज कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली से प्रॉपर्टी मिली है तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो इस तरीके के तरह तरह के टैक्स थे। अब जो ये रिसोर्सेज राजा को मिलता था, इस रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जाता था? तो राजा जो है इन रिसोर्सेज को यूज करते थे अपने खुद के स्टैब्लिशमेंट के लिए, एंड अपने एरिया में जो वो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराते थे, फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराते थे, तो उसके लिए भी इन रिसोर्सेज का यूज किया जाता था। इसके अलावा इन रिसोर्सेज को वॉर के लिए भी यूज किया जाता था ताकि वॉर के टाइम पर लूटपाट मचा के खूब सारा वेल्थ एक्वायर किया जा सके। प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट मचाना। ठीक है,
एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट। इसके अलावा अगर वो कहीं पर लड़ाई लड़ रहे हैं राजा लोग और भाई जीत गए तो वहां से वो लूटपाट तो मचाएंगे, इसके अलावा लैंड का भी एक्सेस ले सकते हैं एंड ट्रेड रूट्स का भी एक्सेस ले सकते हैं। तो रिसोर्सेज का यूज किया जाता था अलग अलग चीजों के लिए। एंड जो फंक्शनरीज थे, मतलब जो अधिकारी राजा के थे जो इन रेवेन्यूज को कलेक्ट करते थे, वो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही रिक्रूट किए हुए थे, है ना। जितने भी ये टैक्सेस, जितने भी ये रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, जिन लोगों के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, उनको हम फंक्शनरीज कहते हैं। तो ये फंक्शनरीज राजा के अंडर काम करते थे। तो ये फंक्शनरीज जितने भी होते थे ये भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिक्रूटेड थे एंड इनकी पोस्ट को हेरिडिटी बना रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हेरिडिटी का मतलब क्या है? अगर पिताजी फंक्शनरी हैं तो बेटा भी फंक्शनरी होगा, फिर उसका बेटा भी, फिर उसका बेटा भी। तो हेरिडिटरी पोस्ट बना दी गई थी। इसके अलावा जो राजा के क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे कि जो नोबल पर्सन हो गए, उनको भी राजा ने इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रखी थी, ठीक है। इसके अलावा आर्मी की बात करें तो आर्मी की पोजीशन पे भी हेरिडिटरी पोजीशन थी। दैट मीन्स कि अगर आर्मी में कोई है तो उसका बेटा भी आर्मी में ही जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा को ये रहता था कि भाई लॉयल्टी कायम रहेगी लोगों की, है ना। इसीलिए ये कुछ पोस्ट थी जो क्या कर रखी थी, हेरिडिटी कर रखी थी कि भाई अगर हेरिडिटी करेंगे इन पोस्ट को तो होगा ये कि फंक्शनरीज हैं और आर्मी के लोग हैं, वैसे ही ये राजा के लिए लॉयल है, इनके बच्चे भी लॉयल होंगे, तो इसीलिए ये पोस्ट हेरिडिटी कर रखी थी। दूसरा ये था रीजन इन पोस्ट को हेरिडिटी करने का कि बार बार नए लोगों को काम कौन सिखाएगा। अगर आप बचपन से एक ही काम देखते आ रहे हो अपने घर में तो आपको वो काम आता है, राइट। लेकिन बार बार आप दूसरे काम सीखोगे तो उसमें उतना ही मेहनत लगेगा, उतना ही श्रम लगेगा। सो कहने का मतलब है राजा को ये भी होता था कि भाई अलग अलग फंक्शनरीज को चूज करने की बजाय एक ही फैमिली में से फंक्शनरीज एंड एक ही फैमिली में से आर्मी के लोगों को ले लिया जाए, ताकि उन लोगों को अलग से हमें सिखाना ना पड़े, वो ऑलरेडी अपने माता पिता को देखते हुए आ रहे हैं, राइट। सो कुछ ऐसे रीजंस थे। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अब हम बात करेंगे प्रशस्तिज के बारे में एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में। तो प्रशस्ति के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 की हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। आपने समुद्रगुप्त के बारे में जब पढ़ा था तो आप प्रशस्ति के बारे में वहां पढ़ के आ चुके हो। इसके अलावा क्लास 7 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने प्रशस्ति के बारे में जाना एंड यहां पर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्रशस्ति जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है एंड इंस्क्रिप्शंस को ही संस्कृत में प्रशस्ति कहते हैं। सो प्रशस्ति इज काइंड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन जिसे संस्कृत में प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, दैट मीन्स प्रशंसा करना। तो ये प्रशस्ति राजा के द्वारा लिखवाई जाती थी एंड लिखते कौन थे? ब्राह्मणास, ठीक है। कौन लिखते थे? ब्राह्मणास। सो जो ब्राह्मण्स राजा के लिए प्रशस्ति लिखते थे, राजा उनको लैंड ग्रांट दिया करते थे गिफ्ट के तौर पर। तो इसीलिए अभी हम यहाँ प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे। प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखो, ये हमने ना फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जान लिया था कि जो हिस्टोरियंस थे ना, हिस्टोरियंस ने इस चीज को डिकोड कर लिया था कि प्रशस्ति में सब कुछ लिखा हुआ सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रशस्ति में राजा सामने बैठते थे एंड ब्राह्मण को अपने पास बैठाकर जो भी राजा कहते थे वो सब लिखवाया करते थे ब्राह्मण से। सो प्रशस्ति में जितना कुछ लिखा हुआ है उसमें से कुछ सच है, कुछ हाइपरबली है, मतलब कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ है। तो प्रशस्ति में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब सच नहीं है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स। अब देखो, प्रशस्ति से हमें ये तो चलो पता चलता है कि भाई सब कुछ जो है सच नहीं है, कुछ चीजें उसमें बड़ा चढ़ाकर बताई हुई हैं। बट प्रशस्ति हमें क्या बतलाती हैं?
तो प्रशस्ति हमें ये बताती है कि भाई रूलर्स जो थे ना वो अपने आप को कैसे डेपिक्ट करना चाहते थे जनता के आगे, वो अपने आप को कैसे दिखाना चाहते थे। ठीक है, डेपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। तो रूलर्स जो थे वो ही प्रशस्ति लिखवाया करते थे, रूलर्स जो कहा करते थे वही सब प्रशस्ति में लिखा जाता था। तो हमें प्रशस्ति से वो पता चलता है कि रूलर्स अपने आप को कैसे दिखाना चाहते थे, कैसे दर्शाना चाहते थे। तो रूलर्स अपने आप को एज अ वैलियंट दिखाते थे। वैलियंट का मतलब होता है जो किसी से नहीं डरता, इतना बहादुर। एंड विक्टोरियस वॉरियर दिखाना चाहते थे, मतलब ऐसे वॉरियर जिन्होंने हमेशा विक्ट्री हासिल की हो, जो हमेशा हर युद्ध में जीते हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु अकेजनली हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि भाई जो रूलर्स थे अपने आप को वैलियंट एंड विक्टोरियस वॉरियर दिखाते थे, एंड ये जो रूलर्स थे ये प्रशस्ति लिखवाया करते थे लर्न्ड ब्राह्मण्स के थ्रू, क्योंकि लर्न्ड ब्राह्मण जो थे उन्हीं को ही संस्कृत आती थी। एंड यही ब्राह्मण जो थे वो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उनके प्रशासन में भी उनको हेल्प करते थे। ठीक है, यहां प्रशस्ति के तौर पर नागभट्ट के बारे में बताया हुआ है कि नागभट्ट की अचीवमेंट को कैसे प्रशस्ति में लिखा गया। सो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिस। बहुत सारे रूलर्स अपने अचीवमेंट को प्रशस्ति में लिखवाया करते थे। जैसे कि आपने लास्ट ईयर क्लास 6 की हिस्ट्री में समुद्रगुप्त के बारे में जाना, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जब आपने प्रशस्ति पढ़ी तो वो प्रशस्ति इनकी लिखी थी हरिसेन ने। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे। सो इन द सेम वे नागभट्ट के बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई है। सो एक प्रशस्ति जो नागभट्ट के बारे में लिखी गई, तो ये कहां मिली प्रशस्ति? ग्वालियर में मिली। ग्वालियर कहां है? मध्य प्रदेश में। एंड ये प्रशस्ति संस्कृत में थी। इस प्रशस्ति में नागभट्ट के बारे में बताया हुआ था, नागभट्ट के अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ था। नागभट्ट कौन थे? ये गुर्जर प्रतिहारा के राजा थे, किंग थे। नागभट्ट ने, याद रखना कि जब अरब इन्वेजन हुआ था तो अरब इन्वेजन को भी रिपेल करने की कोशिश की थी। ठीक है, सो अभी नागभट्ट के बारे में इस प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है देखो। तो ये लिखा हुआ है कि नागभट्ट जब राजा बने ना, उनके राजा बनते ही बहुत सारे राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए इनके आगे। जैसे कि द किंग ऑफ आंध्र, द किंग ऑफ सैंधव, सैंधव वर्ड यूज किया गया सिंध के लिए। द किंग ऑफ विदर्भ, विदर्भ किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का। द किंग ऑफ कलिंगा, कलिंगा किसका पार्ट है? उड़ीसा का। तो ये जो किंग थे आंध्र के, सैंधव के, विदर्भ के, कलिंग के, इनके राजाओं ने नागभट्ट के आगे अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, अब आगे बताया है कि नागभट्ट ने कौन कौन से राजाओं को हराया। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने चक्र युद्ध को हराया। चक्र युद्ध कौन थे? ये कन्नौज के रूलर थे। कन्नौज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अब आगे भी हम कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो कन्नौज के रूलर थे चक्र युद्ध, उनको हराया नागभट्ट ने। नागभट्ट ने वांग के राजा को हराया। वांग जो है ये बंगाल का पार्ट है। नागभट्ट ने अनर्त के राजा को हराया। अनर्त जो है ये गुजरात का पार्ट है। नागभट्ट ने मालवा के राजा को हराया। मालवा जो है ये मध्य प्रदेश के पार्ट का नाम है। नागभट्ट ने किरत को हराया, मतलब फॉरेस्ट पीपल को हराया। इसके अलावा नागभट्ट ने तुर्किश को हराया, तुर्क को हराया। वत्स, मत्स्य को हराया, जो कि नॉर्थ इंडिया के किंगडम थे। तो यहां पर यह बताया है बढ़ा चढ़ा कर कि भाई नागभट्ट के आगे लोगों ने घुटने टेक दिए जब वो राजा बने। नागभट्ट ने जहां जहां लड़ाई की, जहां जहां युद्ध किया, वहां पर उनकी विजेता हुई, वहां पर वो विजयी हुए। ठीक है, किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब राजा प्रशस्ति जब लिखवाते थे ब्राह्मणास से, तो ब्राह्मणास प्रशस्ति लिख दिया करते थे
तो राजा उन ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड किया करते थे जो इनके लिए प्रशस्ति लिखते थे, एंड रिवॉर्ड के तौर पर इनको ग्रांट ऑफ लैंड दिया जाता था, मतलब जमीन का टुकड़ा दिया जाता था ब्राह्मण्स को। एंड जो राजा जिस ब्राह्मण को जमीन का टुकड़ा देते थे उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया जाता था कॉपर प्लेट पर। आप ये देख रहे हैं, ये है कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट पर सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता था कि भाई कितना जमीन का टुकड़ा किस ब्राह्मण को मिला है एंड किस राजा ने दिया है। ठीक है, सो ये जो कॉपर प्लेट है, फिर ये किसके पास होती थी कॉपर प्लेट? ये कॉपर प्लेट भी उसी को दे दी जाती थी जिसको जमीन दी गई है। अच्छा, कॉपर प्लेट क्यों दी जाती थी? इसके पीछे भी रीजन है। देखो, आज के टाइम पर हम जिस घर में रहते हैं या जो हमारी जमीन है, जो हमारे खेत होते हैं, उनके कागजात हमारे पास होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारे पास कागजात होते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। लेकिन उस टाइम पर ये सिस्टम तो था नहीं। तो उस टाइम पर क्या था कि राजा लोग जो थे ये ब्राह्मण्स को कॉपर प्लेट दे देते थे, ताकि कॉपर प्लेट जो है एक तरीके का इनका पेटेंट शो करता था कि भाई ये लैंड इन ब्राह्मण्स की है। क्यों? क्योंकि ये लैंड राजा ने ही ग्रांट की है। सो जिस तरीके से आज के टाइम पर हमारे यहाँ अपनी जमीन को शो करने के लिए कि भाई ये जमीन हमारी है, हम इसके ओनर हैं, इस चीज को शो करने के लिए हमारे पास कागजों में प्रूफ है, उसी तरीके से उस टाइम पर ब्राह्मण्स के पास प्रूफ के तौर पर क्या होता था? कॉपर प्लेट होती थी। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो कॉपर प्लेट दिखाई है, ये 9th सेंचुरी की कॉपर प्लेट दिखाई है। सो ये एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता था कि किसको लैंड ग्रांट की गई है एंड किस राजा ने लैंड को ग्रांट किया गया है। इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, हालांकि इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी गई वो कुछ तो संस्कृत में लिखी गई है, कुछ तमिल में लिखी गई है, और हमें ना तो संस्कृत समझ में आएगी इसकी, ना तमिल समझ में आएगी, है ना। The ring holding the plates together is secured with royal seal to indicate that this is an authentic document. अब देखोगे आप कि इस प्लेट को किस तरीके से एक हुक में, मतलब एक हुक में ऐसे सील किया हुआ है, और यहां पर देखो ये रॉयल सील लगाई हुई है। एक हुक में बांधकर यहां ऊपर ये देखो ये रॉयल सील लगाई हुई है। ये रॉयल सील इसलिए है, ये दिखाने के लिए भाई कि ये जो कॉपर प्लेट है ये एक तरीके का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आगे यहां हम ये जानेंगे कि भाई जब राजा किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट कर देते थे तो ये कैसे पता चलता था कि कितनी लैंड उस ब्राह्मण के अंडर में है। ठीक है, तो यहां पर ये पार्ट जो ये दिखाया गया है चोल डायनेस्टी के बारे में, किस तरीके से जो तमिल में कुछ सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट कर दिया गया था ब्राह्मण को। सो देखो, जो लैंड ग्रांट कर दी जाती थी ब्राह्मण को, उसको ना डेमार्केट किया जाता था, उसकी बाउंड्री बना दी जाती थी। बाउंड्री कैसे बनाई जाती थी? अर्दन एम्बैंकमेंट से, मतलब मिट्टी का ऐसे बाउंड्री बना दी जाती थी। ठीक है, या फिर उसमें थोड़ी बुशेस भी लगा दिए जाते थे साथ साथ, ताकि ये पता चले कि भाई ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया किसी एक स्पेसिफिक ब्राह्मण का है जिसका नाम कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था। तो जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है, इसको ऐसे इसकी बाउंड्री बना देना। एंड बाउंड्री कैसे बनाना? मिट्टी के एम्बैंकमेंट से, मतलब मिट्टी की दीवारें बना दी जाती थी, साथ में थोड़ी बुशेस भी रख दी जाती थी चारों तरफ। तो ये पता चलता था कि भाई ये लैंड जो है एक स्पेसिफिक ब्राह्मण की है। इसके अलावा इस लैंड में क्या क्या होता था? सो लैंड के साथ साथ इनको फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी मिलते थे, वाटर लैंड मिलती थी, गार्डन मिलते थे, ऑर्किड मिलते थे, ट्रीज मिलते थे, वेल मिलते थे, मतलब कुएं मिलते थे। उस जमीन पर जितना कुछ होता था ना, वो सब उस ब्राह्मण के अंडर में आता था। जैसे कि पास्चर लैंड भी उसी के अंडर में आती थी, गांव का कुछ हिस्सा भी उसी के अंडर में आता था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो उस लैंड के अंडर में आती थी, वो सारी चीजें किसकी हो जाया करती थी? ब्राह्मण्स की हो जाया करती थी। ठीक है, अब जिसको ये लैंड मिली है, देखो ये पार्ट ना सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, इसको सिर्फ आप एक बार रीड करना, इसीलिए मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं करा रही हूं, सिर्फ आपको समझा रही हूं। अभी मैं यहां पर इस चीज को ओवरव्यू दे रही हूं। जिस भी ब्राह्मण को लैंड मिलती थी तो उसके पास लैंड में जितना कुछ भी उसे मिल रहा है, देखो ये सारी चीजें मैं यहां हाईलाइट कर देती हूं, ये सारी की सारी चीजें जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं, ये लैंड के साथ साथ उस ब्राह्मण को ग्रांट कर दी जाती थी। ठीक है,
अब ये सारा हिस्सा किसका है? उस ब्राह्मण का जिसको लैंड मिली है। तो यहां से वो ब्राह्मण जो है टैक्स भी कलेक्ट करता था। ठीक है, तो जिस ब्राह्मण को लैंड मिलती थी वो टैक्स कलेक्ट करता था इन सब चीजों से। कैसे टैक्स कलेक्ट करता था? जैसे कि पास्चर लैंड की बात करो, अब कोई चरवाहे हैं भाई, उनको तो चाहिए कोई ऐसा लैंड जहां पर उनके जो पशु हैं वो चर सके। तो अब अगर चरवाहे इनकी लैंड पर अपने पशुओं को चराना चाहेंगे तो ये ब्राह्मण क्या कहेंगे? इसका तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिश पॉन्ड का टैक्स देना पड़ता था, ग्रेनरीज का टैक्स देना पड़ता था, मतलब अनाज के जो भंडार होते हैं, बी हाइव्स का टैक्स देना पड़ता था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इनका टैक्स जो है ये ले लिया करते थे अगर कोई इन चीजों को यूज करते थे ब्राह्मण के अलावा। He can collect the tax imposed by judicial officers. इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर ने जिन जिन चीजों पर टैक्स लगा रखा था उन चीजों का ये टैक्स जो है ले लिया करते थे। जैसे कि टैक्स लगता था बीटल लीव्स पर, पान के पत्तों पर, वुवन क्लॉथ पर, व्हीकल पर। तो जिस भी तरीके से इन ब्राह्मण की लैंड किसी अदर लोगों के द्वारा यूज की जाती थी उसका ये टैक्स ले लिया करते थे। एंड ऐसा भी कहा जाता है ये कभी कभी ऐसे ही अनशंत सा टैक्स भी लगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लैंड इन ब्राह्मण के अंडर में थी, राइट? तो पावर ही इनके पास थी अपने लैंड को लेकर। इसके अलावा इन ब्राह्मण्स को ये सब भी अलाउड था कि ये अपर स्टोरी, ऊपर के माले पर एक लार्ज रूम भी बनवा सकते हैं, वो भी ब्रिक का, ईंटों का। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वेल भी खुदवा सकते हैं। वेल का मतलब होता है कुएं भी खुदवा सकते हैं। ही कैन प्लांट ट्रीज को भी लगा सकते हैं, थोड़ी बुशेस को लगा सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो है अपनी लैंड का कैसे भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा कैनल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इरिगेशन के लिए। एंड ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, बट ये उनको इंश्योर करना पड़ता था कि भाई पानी जो है वो वेस्ट ना हो। एंड उस पानी को जो है वेस्ट ना होने देने के लिए ये क्या करते थे? पानी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया करते थे ताकि पानी बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे कि डैम वगैरह बनी हुई होती है ना, उस तरीके से। हमें ना 12th सेंचुरी में एक अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली। तो देखो हुआ ये था कि इस टाइम पीरियड में अगर हम सभी पोइट्स की बात करें, सभी ब्राह्मण्स की बात करें, वो सब राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखते थे। लेकिन हमें 12th सेंचुरी में एक ऐसी लॉन्ग संस्कृत पोयम देखने को मिली जिसमें ना राजाओं की पॉलिसीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए ये वर्ड अनयूजुअल यहां लिखा है कि वैसे तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पोइट्स हैं वो प्रशस्ति लिख रहे हैं, वो राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इसी टाइम पीरियड में हमें एक ऐसे पोइट देखने को मिले, एक ऐसे ऑथर देखने को मिले जिन्होंने राजाओं को लेकर क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो 12th सेंचुरी में हमें एक लॉन्ग संस्कृत पोयम देखने को मिली जिसमें उन राजाओं की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने कश्मीर में रूल किया। एंड इस लॉन्ग संस्कृत पोयम को कंपोज करने वाले ऑथर का नाम क्या है? कल्हण। इन्होंने जब अपना अकाउंट लिखा, कल्हण ने जब अपना अकाउंट लिखा, उस अकाउंट को लिखने में इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज को यूज किया, मतलब अलग अलग सोर्सेज को यूज किया, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया, डॉक्यूमेंट्स लिखे, आई विटनेस अकाउंट लिखे। आई विटनेस अकाउंट का मतलब जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा ना, रूलर्स और रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एंड रूलर्स की पॉलिसीज, उन सब के बारे में भी इन्होंने लिखा। एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। सो कहने का मतलब है इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज किया अपना अकाउंट लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। जिस तरीके से प्रशस्ति में हम ये देखते हैं कि प्रशस्ति के जो राइटर थे वो राजाओं की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे, लेकिन कल्हण के टाइम पर हमने ये देखा कि इन्होंने रूलर्स एंड रूलर्स की पॉलिसीज को लेकर अपने क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां पर बन जाता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब अलग अलग किंगडम में जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही थी, वो लड़ाई हुई थी वेल्थ के चक्कर में, है ना। पैसा है तो पावर है, राइट। तो आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि हर एक रूलिंग डायनेस्टी वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। हर एक रूलिंग डायनेस्टी का अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता था, बट एट द सेम टाइम ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने में लगे रहते थे।
देखो जैसे कि इनका ये एक एरिया स्पेसिफिक है, लेकिन ये अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे ताकि इनका एरिया और ज्यादा बड़ा हो सके, ठीक है। तो हर एक रूलिंग डायनेस्टी का अपना एक स्पेसिफिक रीजन था, बट फिर भी ये दूसरे एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो यहां पर आपको ना कन्नौज शहर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। कन्नौज को लेकर बहुत ज्यादा वॉरफेयर हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके की लड़ाइयां हुई थी, क्यों हुई थी लड़ाई। क्योंकि कन्नौज जो है यहां पर है फर्टाइल लैंड, ठीक है, लैंड बहुत फर्टाइल है। इसके अलावा अदर रीजन भी है, जैसे कि मैंने ये बताया कि कन्नौज से इंडिया के चारों डायरेक्शन में नजर रखी जा सकती थी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आते थे तो कन्नौज शहर में पहले पता लग जाता था। तो राजा ऑलरेडी पहले चौकन्ने हो जाते थे कि भाई हाँ फॉरेन इन्वेडर्स आने वाले हैं, तो राजा लोग अपनी तैयारी में लग जाते थे, लड़ाई की तैयारी में, राइट। तो कन्नौज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस थी बिकॉज ऑफ द गंगा वैली रिवर। फॉर सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज तक अलग अलग किंगडम में कन्नौज को लेकर लड़ाई रही, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी। ये तीन ऐसी डायनेस्टी थी, नाम याद रखेंगे आप, ये तीन ऐसी डायनेस्टी थी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी के बीच में कन्नौज को लेकर बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई थी एंड ये लड़ाई सेंचुरीज तक चली थी। तो इसीलिए इन तीनों ही पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट को हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब करा है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से, कि भाई तीनों के तीनों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, पाल डायनेस्टी, तीनों के तीनों क्या हुए, ट्राईपार्टाइट। इनके बीच में क्या था, स्ट्रगल। स्ट्रगल क्यों था, ताकि कन्नौज को कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने यह नाम दिया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब यह हुआ कि तीनों डायनेस्टी कन्नौज को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। एज यू विल सी, रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग द लार्ज टेम्पल्स। अब देखो पहला तो हमने क्या देखा कि वेल्थ के चक्कर में जो लड़ाई होती थी उसमें ये क्या करते थे, एरियाज को कैप्चर करते थे। दूसरा इसमें हम ये देख रहे हैं कि राजा अपनी पावर को शो कैसे करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाकर, बड़े बड़े फोर्ट बनाकर ये दिखाते थे कि भाई देखो हमारे पास कितना पावर है, कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है। When they attacked one another kingdom, so often they choose to target temple. इसके अलावा जब एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी पर, या ये कह लो एक किंगडम दूसरे किंगडम पर जब अटैक करते थे तो वो पता है किस चीज को टारगेट करते थे, सबसे पहले टेम्पल को। किसको टारगेट करते थे, टेम्पल को। विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच, एंड ऐसे टेम्पल्स जो बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम मतलब एक्सट्रीमली रिच तरीके से बनाए हुए होते थे। हालांकि इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। सो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि राजा जो है ना अपनी शानो शौकत दिखाते थे बाय बिल्डिंग द लार्ज टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स। एंड जब भी एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करता था तो सबसे पहले अटैक होता था टेम्पल पर, ठीक है। यहां पर इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस तरीके से कुछ रूलर्स ऐसे थे जो टेम्पल पर अटैक करते थे एंड टेम्पल पर अटैक करके वहां पर जो भी उनको सोना मिलता था, जो भी उनको चीजें मिलती थी, उस सारे वेल्थ को उठाकर लूटपाट मचा के वो अपनी जगह ले जाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक सुल्तान थे जिसका नाम था मोहम्मद। कहां से थे, गजनी अफगानिस्तान से। गजनी इज अ प्रोविंशियल स्टेट इन अफगानिस्तान। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था, इसका रूलिंग टाइम पीरियड था 997 से लेकर 1030 तक का। इसने सेंट्रल एशिया, ईरान एंड हमारे सब कॉन्टिनेंट एरिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नीचे वाला साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को इसने कनकर करने की कोशिश की थी, ठीक है। एंड इसने यहां पर गुजरात में बार बार अटैक किया। हमारे सब कॉन्टिनेंट पर इसने ऑलमोस्ट एवरी ईयर अटैक किया था। एंड इसका मेन टारगेट क्या था, वेल्दी टेम्पल्स, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्पल्स जो है बहुत रिच तरीके से बनाए हुए थे। कुछ टेम्पल्स तो ऐसे थे जो सोने के बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को 16 बार लूटा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल कहां पर है, गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल से
इस गजनी को जो भी कुछ मिला, ठीक है, जो भी कुछ मिला, इसने उस वेल्थ को अपने साथ कैरी करके एक स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी बनाई गजनी में जाकर, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने 16 बार जो है टेम्पल को लूटा था एंड टेम्पल में जितना भी सोना जड़ा हुआ था उस सोने को इसने क्या करा, लूट लिया एंड उस सोने को लूट कर ये ले गया गजनी में, वहां जाकर इसने अपनी स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी बनाई थी। हालांकि अगर आप आज सोमनाथ मंदिर को देखोगे तो आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर उतना ही सुंदर है क्योंकि उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। अफगानिस्तान से महमूद ऑफ गजनी के बाद सुल्तान महमूद घोरी ने अटैक किया था। बस आप ये ध्यान रखना कि जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया तो उस टाइम पर उनकी लड़ाई हुई थी सोलंकीज के साथ एंड जब सुल्तान महमूद घोरी ने अटैक किया तो इसकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे चाहमनाज के बारे में। चाहमनाज जो है इनको बाद में चौहान्स भी कहा जाने लगा, दे लेटर नोन एज चौहान, ध्यान रखना। सो दिल्ली का एंड अजमेर का जो एरिया था वो चाहमनाज के अंडर में ही था। तो दिल्ली एंड अजमेर का एरिया था चाहमनाज, दैट मीन्स चौहान्स के अंडर में, राइट। एंड इन्होंने भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की, वेस्ट से भी ईस्ट से भी। तो जब इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की वेस्टर्न साइड से तो इनको अपोज किया चालुक्याज ऑफ गुजरात ने एंड जब इन्होंने ईस्टर्न साइड से अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की तो इनको अपोज किया गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये रहे चाहमनाज, यहां से इनको अपोजिशन मिला चालुक्याज ऑफ गुजरात से एंड यहां से इनको अपोजिशन मिला गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, ठीक है। क्योंकि भाई अगर कोई अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो दूसरा किंगडम उसको रोकेगा ना, तो वही यहां पर भी दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। इसके अलावा द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज III, जिनका लाइफ स्पैन है 1168 से लेकर 1192, नाम याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Who defeated an अफगान रूलर, इन्होंने अफगान रूलर को हराया सुल्तान मोहम्मद घोरी को 1191 में, मतलब 1191 में एंड देन फिर पृथ्वीराज चौहान अगले ही साल 1192 में 1192 में खुद फिर हार गए थे। अब इनकी बैटल के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखो जो बैटल पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ तरेन, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ तरेन की जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन है ये हुई थी 1191 में। इस टाइम पर हुआ ये था कि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे ही वन द बैटल, ये जीत गए थे, मोहम्मद घोरी हार गया था। लेकिन अगले ही साल फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में हुई थी, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तरेन में हुआ ये कि मोहम्मद घोरी जीत गए थे एंड पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सेकंड बैटल ऑफ तरेन में कौन हारे थे तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान, फाइन। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे चोलाज के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये चोलाज, तो जितना भी रेड शेडेड पार्ट यहां दिखाया है ये सारा का सारा पार्ट चोलाज के अंडर में था एक टाइम पर। एंड ऐसा कहा जाता है कि चोलाज ने जो है अपनी टेरिटरी को इतना एक्सपैंड कर दिया था कि इंडोनेशियन श्रीलंका के पार्ट भी चोलाज के अंडर में थे, ठीक है। अब चोलाज पावर में कैसे आते हैं, क्या कुछ एक हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोस्ट गुप्ता पीरियड में। ये पार्ट आपका 6th क्लास की हिस्ट्री में है, ठीक है, तो मैं वहां से रिलेट करके आपको समझा रही हूं। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप क्या देखते हो कि भाई यहां कौन थे, चालुक्याज, एंड यहां कौन थे, पल्लवाज। अब चालुक्याज, पल्लवाज, इनके अंडर में बहुत सारे समंताज थे। एंड हमने ये जाना इस
चैप्टर में कि समंताज ने अपने आप को राजा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था एंड खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर दिया था। तो चालुक्यास के अंडर में भी बहुत सारे समंताज थे, पल्लवास के अंडर में भी बहुत सारे समंताज थे। तो चालुक्यास के जो समंताज थे उनमें से एक थे राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज ने चालुक्यास को हराया, ठीक है। एंड चोलाज जो थे वो पल्लवास के सबॉर्डिनेट या ये कह लो सामंताज थे, चोलाज ने पल्लवास को हराया। ओके, तो आप पोस्ट गुप्ता एम्पायर में तो ये देखते हो कि यहां पर चालुक्यास है, यहां पर पल्लवास है। जैसे ही आप 750 के टाइम पीरियड में आते हो तो आप देखते हो कि चालुक्यास को किसने हटाया, राष्ट्रकूटाज ने, एंड पल्लवास को किसने हटाया, चोलाज ने। तो ये चीज आपको, ये बैकग्राउंड ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। इसमें हम ये देखेंगे कि चोलाज किस तरीके से पावर में आए थे, ठीक है। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुटरयार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। देखो कावेरी डेल्टा पर, कावेरी डेल्टा मैं दिखा देती हूं, ये वाला पार्ट देखो, ये कावेरी डेल्टा है, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा जो है इसकी ये आगे देखो ट्रिब्यूटरीज हैं एंड इसका जो ये नदी जो है ये बहुत सारी जगहों में फिर बट जाती है। ओके, फिर बाद में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कावेरी डेल्टा जो है इस पर पावर थी किसकी, मुट्टरयार की। मुट्टरयार एक माइनर सी चीफली फैमिली थी। दे वर सबऑर्डिनेट टू पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। मुट्टरयार जो है वो पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम के सबऑर्डिनेट थे एंड इनको हम समंताज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ विजाल्या की अगर हम बात करें, विजाल्या कहां से थे, उरैयूर से, ठीक है। तो यहां पर उरैयूर भी देख लो, ये रहा उरैयूर, ये भी कावेरी डेल्टा पर था उरैयूर। उरैयूर में एक चोला थी, एक चोला फैमिली, चीफली फैमिली थी ये भी। यहां से थे विजाल्या। विजाल्या ने क्या करा कि मुट्टरयार को मिड ऑफ द 9th सेंचुरी में हरा दिया एंड उसका जो कावेरी डेल्टा वाला पार्ट था उसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया। एंड वहां पर विजाल्या ने थंजावुर का पूरा एक टाउन स्टैब्लिश किया एंड अपनी एक कुल देवी का टेम्पल बनवाया। इनकी कुल देवी का नाम या इनकी जो गॉडेस है जिनको ये पूजा करते थे उनका नाम है निशुंभसुदिनी, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है, अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। देखो पल्लवास के अंडर में बहुत सारे समंताज थे, गॉट माय पॉइंट, बहुत सारे समंताज थे जिनमें से एक थे मुट्टरयार, ठीक है। मुट्टरयार का जो पावर था वो कावेरी डेल्टा पर था, ओके। एंड दूसरी तरफ अगर हम उरैयूर की बात करें तो उरैयूर में विजाल्या थे, ठीक है। मैं यहां पर विजाल्या लिख देती हूं, ठीक है। अब ये विजाल्या भी क्या थे, ये पल्लवास के अंडर में थे, मुट्टरयार भी पल्लवास के अंडर में थे। तो विजाल्या ने पहले क्या करा, इसने ना कावेरी डेल्टा को अपने कैप्चर में करा, मुट्टरयार को हराकर, ठीक है। कावेरी डेल्टा को कैप्चर करा तो उस एरिया पर इसने थंजावुर टाउन को स्टैब्लिश कर दिया एंड वहीं पर अपनी गॉडेस का एक टेंपल भी बनवाया दैट इज नोन एज निशुंभसुदिनी। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको एक सेकेंड दूसरे मैप में दिखाती हूं, यहां पर ये देखो, ये रहा थंजावुर, ये रहा उरैयूर एंड ये रही कावेरी डेल्टा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। एंड ऐसा कहा जाता है कि भाई जो ये चोला डायनेस्टी के विजाल्या थे फिर बाद में इन्होंने पल्लवा के जो राजा थे, लास्ट रूलर, उनको भी हरा दिया था। तो पल्लवाज को किसने रिप्लेस किया था भाई, पल्लवाज को रिप्लेस किया था चोलाज ने, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ विजाल्या conquered neighboring region and kingdom grew in size and power। देखो हुआ ये था कि विजाल्या के बाद जो सक्सेसर आए, मतलब जो चोलाज के राजा बने, उन्होंने ना चोला के किंगडम को साइज में एंड पावर में बहुत एक्सपैंड कर दिया था। जैसे कि साउथ से पांड्यन एंड नॉर्थ से पल्लवा की टेरिटरी को चोलाज में मिला लिया एंड चोला किंगडम साइज में भी बड़ा हो गया एंड पावर में भी बड़ा हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से सक्सेसर थे जो इंपॉर्टेंट थे चोलाज में। विजाल्या के बाद इंपॉर्टेंट सक्सेसर में नाम आता है एक तो राजा राजा वन का एंड दूसरा नाम आता है राजेंद्र वन का, ठीक है। तो दोनों के बारे में अभी हम यहां पर बात करेंगे, राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन।
तो राजेंद्र वन जो है ना, ये राजा राजा वन के बेटे थे, ध्यान रखना, राजेंद्र वन राजा राजा वन के बेटे थे। तो सबसे पहले राजा राजा वन के बारे में बात करते हैं। इनको ना चोला रूलर का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था। राजा राजा वन राजा बने थे, किंग बने थे 985 में। इन्होंने अपने एम्पायर को, चोला एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। इन्होंने अपने टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करा, मतलब तरह तरह की पॉलिसीज लेकर आए थे अपने एम्पायर के लिए। एंड फिर इनके जो बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी चोला एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश की एंड इन्होंने अपने पिताजी की दी हुई पॉलिसीज को ही कंटिन्यू किया। बट इन्होंने ना पता है क्या करा, इन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है ना, वहां पर भी इन्होंने अटैक किया। किसने? राजेंद्र वन ने। एंड वहां पर अटैक इसलिए किया था ताकि ये जो जगह है ना, गंगा वैली हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर वो कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, उनको अपने अंडर कैप्चर कर सके। तो इसीलिए यहां पर रेड भी किया था राजेंद्र वन ने। एंड श्रीलंका एंड इंडोनेशिया का पार्ट तो कहा जाता है कि इसके अंडर में था। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई श्रीलंका या साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि जावा आइलैंड पड़ता है, वहां तक कैसे गए होंगे ये? तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना नेवी तैयार की थी, जल सेना इन्होंने तैयार की थी। इन्होंने बड़ी बड़ी बोट बनाई एंड उन बोट के थ्रू अपनी नेवी को इन्होंने भेजा था। तो इन्होंने जल सेना तैयार की थी। तो उस टाइम पर देखो, अगर आप चोला एम्पायर के बारे में बात करोगे तो चोला एम्पायर में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, पहले तो आपको ध्यान रखना है 3 इंपॉर्टेंट किंग के बारे में। हालांकि चोला एम्पायर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। ऊपर से जो हमें एनसीईआरटी बता रही है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है विजाल्या के बारे में। दूसरा नाम आपको याद रखना है राजा राजा वन के बारे में। तीसरा नाम आपको याद रखना है रूलर में राजेंद्र वन के बारे में। ठीक है, ये तो आपको किंग के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि भाई चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में ना टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ही मतलब उम्दा किस्म का होता था। बहुत ही मतलब बढ़िया टेम्पल ये बनवाया करते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए तो एक बहुत ज़्यादा फेमस थे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है बड़ी बड़ी नेवी तैयार की, जल सेना तैयार की थी, बड़ी बड़ी बोट बनाई थी ताकि ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सकें एंड अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन कर सकें। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्निक का यूज़ किया था। सो ऐसे बहुत सारे कुछ छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर आई बात आपको समझ में कि भाई पहले हमने किसके बारे में बात करी, विजाल्या के बारे में बात करी, फिर हमने राजा राजा वन के बारे में बात की, ठीक है ना, फिर हमने बात की राजेंद्र वन के बारे में। ओके, स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। देखो यहां पर बात होगी अभी टेम्पल के बारे में, ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में, क्योंकि चोला एम्पायर की अगर हम बात करें ना तो चोला एम्पायर में हमें टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत स्प्लेंडिड किस्म का, बहुत ही उम्दा किस्म का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपने थंजावुर ना देखा हो तो एक बार थंजावुर को देखना, गूगल पर उसकी इमेजेस देखना, आप देखोगे कि वहां पर इतने शानदार टेम्पल बना रखे हैं ना, मतलब आप देखते रह जाओगे। ठीक है, एंड स्कल्पचर जो थे वो ब्रोंज के होते थे इस टाइम पर। ठीक है, तो चलो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो चोला एम्पायर में 2 बड़े टेम्पल बनवाए गए, 2 बिग टेम्पल, एक तो थंजावुर एंड एक गंगाईकोंडा चोलापुरम। किसने बनवाए थे? राजा राज ने। अच्छा, ये राजा राजा नहीं है बल्कि ये राजा राज कहलाए जाएंगे। शायद मैंने ऊपर इनको राजा राजा बोल दिया, सो माफ करिएगा उसके लिए। इनका नाम है राजा राज। तो राजा राज एंड इनके बेटे राजेंद्र ने, दोनों ने बड़े बड़े टेम्पल बनवाए। तो राजा राज ने थंजावुर टेम्पल बनवाया एंड थंजावुर टाउन किसने बनवाया था? विजाल्या ने। ध्यान रखना इन चीजों को। एंड राजेंद्र ने कौन सा टेम्पल बनवाया? गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब ये टेम्पल इन्होंने क्यों बनवाया था? तो आप इसके लिए ये देखो, यहां हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो राजेंद्र वन थे इन्होंने गंगा वैली पर
रेड किया था एंड यहाँ का पार्ट इन्होंने जीत लिया था। तो गंगा से ही क्या हुआ, गंगाए। तो इसी की याद में कि राजेंद्र वन ने ये वाला पार्ट जीत लिया है, गंगा वैली वाला, तो इसी की याद में इन्होंने ये टेम्पल बनवाया, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो हमें चोला एम्पायर में इस तरीके के कुछ आर्किटेक्चरल एंड स्कल्प्टर मार्वल्स देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से हमने थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में पढ़ा। ठीक है, नाउ चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट। न्यूक्लियाई मतलब सेंटर, तो चोला टेम्पल जो थे वो सेटलमेंट के सेंटर में थे। जैसे कि क्या हुआ कि यहां अगर टेम्पल बनवाया है तो इसके आसपास चारों तरफ सेटलमेंट हो गया था लोगों का, लोग आसपास इसके चारों तरफ रहने लगे थे। ठीक है, एंड टेम्पल कहाँ था, बिल्कुल न्यूक्लियाई में, बिल्कुल सेंटर में, एंड इसके चारों तरफ लोगों का सेटलमेंट बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा लोग यहाँ जब रहने लगेंगे टेम्पल के आसपास तो क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना, हाथों की कलाकारियां बढ़ेगी, लोगों की जो हाथ से शिल्पकारी करते हैं, स्कल्पटिंग का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वो सारा काम भी अब बढ़ेगा। इसके अलावा टेम्पल वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो टेम्पल्स के लिए लैंड कौन देता था, राजा, एंड राजा के अलावा कुछ और लोग भी थे जो टेम्पल्स के लिए लैंड को डोनेट करते थे। अब ये जो लैंड थी इसका जितना भी प्रोडक्शन निकलता था, मतलब जितना भी प्रोड्यूस निकलता था या जितना रेवेन्यू कह सकते हो आप, उस रेवेन्यू को जो है उस रेवेन्यू से टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जाता था। ठीक है, उस रेवेन्यू से टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जाता था। सो अब एक बार ऊपर आई थिंक हमारा कुछ पार्ट भी रह गया है, ये वाला पार्ट, अब इसको देखते हैं, फिर बाद में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, तो देखो किस तरीके से बनता था। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ बता दूं, आपको यहाँ पर ये कितनी शिखर दिख रही है, सिर्फ एक शिखर दिख रही है ना, सिर्फ एक शिखर है ना, जिसे हम पीक भी कहते हैं, शिखर को हम पीक भी कहते हैं। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, हालांकि जो मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ ये आईएएस के एग्जाम में आता है, तो आप लोग जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो देखते हो वीडियोस को, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की एंड सदर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल थे उनमें नागर स्टाइल को फॉलो किया जाता था। ठीक है, एंड अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो इसमें द्रविडियन, या जिसे हिंदी में द्रविड़ भी कहते हैं, है ना, इस स्टाइल को फॉलो किया जाता था। तो इसका एक बार आप डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और लेकिन छोटा सा मैं डिफरेंस है कि ये शिखर का जरूर बता देती हूँ। जैसे कि अगर नागर स्टाइल की बात करें तो नागर स्टाइल में क्या होता था, नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल में क्या होता था कि जो शिखर होते थे वो मल्टीपल होते थे, वेयर एज अगर हम द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल में सिर्फ एक सिंगल शिखर होता था। उसी तरीके से नागर स्टाइल में मल्टीपल टावर बना दिए जाते थे, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में सिर्फ आपको एक ही टावर, सिंगल टावर देखने को मिलेगी। एंड हाँ, नागर स्टाइल में जो भगवान की मूर्ति थी उसको गर्भगृह में रखा जाता था, बिल्कुल इनसाइड। ठीक है, डेटीज आर केप्ट इनसाइड, वेयर एज द्रविडियन स्टाइल में डेटीज आर केप्ट आउटसाइड। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, नोटिस द वे इन विच द रूफ tapers, also look at the elaborate stone sculpture used to decorate the outer wall। तो यहाँ पर देख लो भाई इनकी किस तरीके की शिल्पकारी थी, ये देख लेना आप। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ से बता दिया। लैंड का जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू से होता ये था कि टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता था। दैट मीन्स टेम्पल्स में रहने वाले वो स्पेशलिस्ट जो टेम्पल में सेवा करते हैं, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर। गार्लैंड मेकर का मतलब है जो हार वगैरह बनाते हैं ना, भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल माला बनती है, तो उसको हम गार्लैंड कहते हैं। जो बनाते हैं उन फूल मालाओं को, उनको हम गार्लैंड मेकर्स कहते हैं। इसके अलावा कुक हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर हो गए, इन पर ना इस रेवेन्यू को खर्च किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो चोला एम्पायर में टेम्पल्स थे, ये टेम्पल सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं
बल्कि ये हब थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के, ठीक है। क्योंकि क्या था ना कि जो टेम्पल्स थे वो न्यूक्लियाई पर थे एंड उसके चारों तरफ लोगों का सेटलमेंट था। तो लोगों का सेटलमेंट मंदिर के आसपास होने की वजह से ये एक तरीके का इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हब था। यहाँ पर हमें कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक तरीके से भी हमें अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस देखने को मिली। Among the craft associated with temple, the making of bronze images was most distinctive. देखो इस टाइम पर टेम्पल से रिलेटेड जितना भी क्राफ्ट में काम किया जाता था उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा अलग जो था वो था ब्रोंज इमेज। तो ऐसी इमेजेस इस टाइम पर बनाई गई जो ब्रोंज की बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? ब्रोंज की बनाई जाती थी। एंड चोला ब्रोंजेस इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो चोला एम्पायर में जो ब्रोंज इमेज बनती थी वो वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट इमेजेस बनती थी, ठीक है। While most images were of deities and some of images were of डिवोटीज एज वेल। तो ये जो ब्रॉन्ज इमेज बनती थी या तो किसी डेटी की बनती थी या फिर इसके अलावा डिवोटीज की भी बनती थी। तो देखो इस तरीके की जो है ब्रॉन्ज इमेज बना करती थी, ठीक है। चलिए अब एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। Many of the achievement of the Chola were made possible through new development in agriculture। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर चोला एम्पायर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो हमें उसमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि इस टाइम पर एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में नई नई टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा था। चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर में हमें नए तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिले थे। Look at the map number 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into Bay of Bengal। देखो जो कावेरी नदी है ना ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देती हूँ। तो ये है कावेरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो कावेरी नदी जो है कहाँ पर जाकर एम्प्टी होती है? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कावेरी नदी स्मॉल स्मॉल चैनल्स में बट जाती है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल चैनल्स को हम जो है छोटी छोटी शाखाएं भी बोल सकते हैं। तो कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये इसके ना छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, स्मॉल स्मॉल चैनल्स में, ठीक है। क्योंकि पानी है, देखो पानी ओवरफ्लो करेगा, जहां उसे जगह मिलेगी वो तो वहीं चल देता है, राइट। तो कावेरी नदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले उसकी ऐसे स्मॉल स्मॉल शाखाएं ऐसे बढ़ जाती हैं एंड इन स्मॉल स्मॉल चैनल्स में पानी जो है वो फ्रीक्वेंटली ओवरफ्लो होता रहता है। अब पानी ओवरफ्लो होता रहता है तो नदी के किनारे की जो सोइल होती है ना वो फर्टाइल हो जाती है एंड इन चैनल से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पर इरिगेशन के लिए अच्छी खासी मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब ये जो पानी है स्मॉल स्मॉल चैनल्स है, यहाँ से पानी जब ओवरफ्लो होगा तो होता यह है कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा पानी मिल जाता है इन चैनल से। एंड राइस एक इस तरीके की फसल है जिसमें ना हमें अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन करना आसान हो जाता है। Although agriculture had developed earlier in other part of the Tamil Nadu, तो तमिलनाडु के अदर पार्ट में ऑलरेडी एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हो चुका था। ऐसा नहीं था कि तमिलनाडु के एरिया में एग्रीकल्चर था ही नहीं और बस चोला एम्पायर आने के बाद ही यहाँ एग्रीकल्चर शुरू हुआ, नहीं। अगर हम तमिलनाडु में अदर पार्ट्स की बात करें तो अलग अलग पार्ट्स में ऑलरेडी पहले से एग्रीकल्चर होता आ रहा था, लेकिन ये एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पर तब हुआ जब 5th एंड 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया। एंड फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, कुछ एरियाज में फॉरेस्ट को इसलिए क्लियर किया गया ताकि वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके। अगर याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट को इसीलिए क्लियर किया जाता था ताकि वहां पर उस जमीन को लेवल अप करके उसको समतल बनाकर वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके, ठीक है। In the delta region, embankments
had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed। अब देखो यहाँ पर चोला एम्पायर में क्या हुआ, इन्होंने इरिगेशन के लिए क्या टेक्निक निकाली। इन्होंने ना ये जो स्मॉल स्मॉल कैनल्स थे, ठीक है, जहां से ये जो स्मॉल कैनल्स थे जहां से पानी ओवरफ्लो हो जाता था, इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए या फ्लडिंग को रोकने के लिए इन्होंने पानी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिए, ठीक है, मतलब एक बाउंड्री बना दी ताकि पानी ओवरफ्लो होकर नीचे ना जाए। एंड इन्होंने कैनल्स तैयार कर दिए। अब कैनल्स इन्होंने इसलिए तैयार किए ताकि पानी को अच्छे से चैनलाइज किया जा सके। तो कैनल से पानी जाता था कहां पर, फील्ड में, खेतों में, ठीक है, आई बात समझ में। इन्होंने क्या करा कि कैनल्स बना दिए, कैनल्स को इस तरीके से बनाया, मतलब वहां पर एम्बैंकमेंट लगा दिए ताकि पानी वहां से अच्छे से ऐसे जा सके, अच्छे से कैरी हो सके फील्ड में, खेतों में। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चोला एम्पायर में हम ये देखते हैं कि एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग की गई, 2 क्रॉप्स जो है उगाई जाती थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। एग्जामिनर जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। अब यहां पर जो दिया हुआ है इस डायग्राम में, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये एक बार थोड़ी सी पिक्चर देख लो आप, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 9th सेंचुरी में तमिलनाडु में एक स्लूस गेट बनाया गया। स्लूस गेट का मतलब होता है जल द्वार। ये स्लूस गेट इसलिए बनाया गया ताकि पानी के आउटफ्लो को रेगुलेट किया जा सके एंड पानी प्रॉपरली चैनल्स के थ्रू खेतों में जा सके एंड खेतों में सिंचाई हो सके। ये जो स्लूस गेट है ये वुड और मेटल बैरियर था एक तरीके का, एंड इससे वाटर लेवल को एंड वाटर के फ्लो रेट को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। बहुत सारी जगहों पर पानी जो है नेचुरली फ्लो नहीं होता था, तो उसके लिए चोला एम्पायर में क्या किया गया कि नई टेक्निक खोज निकाली ताकि पानी को आर्टिफिशियली पहुंचाया जा सके एंड इरिगेशन के मेथड ढूंढ निकाले। तो इसके लिए पहले तो ये किया गया कि कई जगह पर कुएं डग कराए गए, ठीक है, कुएं खुदवाए गए, एंड किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पर टैंक्स बनवाए गए, टैंक्स को कंस्ट्रक्ट कराया गया। टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। यहां पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जो परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आप ये चीज नॉर्थ इंडिया में नहीं देखोगे, लेकिन साउथ इंडिया में आपको ये उस टाइम पर देखने को मिलेगी कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, किसमें, टैंक में। इसको ना टंका भी कहा जाता था बहुत सारी जगह पर। क्या कहा जाता था, टंका, ठीक है। तो ये कई बार ना क्वेश्चन आया हुआ है कि टंका क्या होता है। तो टंका होता है कि जिसमें ना जो बारिश का पानी है उस पानी को कलेक्ट करना टंके में, ठीक है, उस टंके में कलेक्ट किया जाता था पानी को एंड फिर उससे पानी विड्रॉ कर लिया जाता था। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप सिंचाई को लेकर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, जैसे कि लेबर को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना एंड सारे के सारे काम को मेंटेन करना। इसके अलावा डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, ये भी देखना कि भाई पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, एंड ये भी देखना कि कैनल से पानी ओवरफ्लो ना हो। बहुत तरीके के काम होते हैं जो इरिगेशन में चाहिए होते हैं। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. तो ये जो टेक्निक थी ना, ये टेक्निक नए नए रूलर्स ने एंड गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने भी इन टेक्निक को अपनाया, इन एक्टिविटीज़ में प्रॉपर पार्टिसिपेट लिया, जैसे कि उन्होंने भी टैंक वगैरह बनवाए एंड इसके अलावा कुएं वगैरह खुदवाए। इसके अलावा इरिगेशन के जो यहाँ पर मेथड देखे उन मेथड्स को अपनाया ताकि जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा एग्रीकल्चर में वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके आर्टिफिशियली एंड इरिगेशन ढंग से हो सके। क्योंकि देखो इरिगेशन अच्छे से होगा तो कल्टीवेशन अच्छे से होगा, कल्टीवेशन अच्छे से होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो भैया रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू अच्छा आएगा तो टैक्स भी आएगा, पैसा भी आएगा। एंड जहाँ पर टैक्स, रेवेन्यू, मनी सब
अच्छे से कलेक्ट किया जाएगा तो वो जगह फ्लरिश भी होगी, सिंपल है ना। चलिए अब जो ये आगे वाला टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमारा अभी का टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इसमें हम बात करेंगे कि भाई चोला एम्पायर में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। चोला एम्पायर में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर। तो पेजेंट्स के सेटलमेंट को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है यहां पर। तो पेजेंट्स का सेटलमेंट का मतलब है कि जहां पेजेंट्स रहा करते थे उन बस्तियों को या ये कह लो उन एरिया को उर कहा जाता था। ठीक है, तो आपको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझाती हूं। देखो पेजेंट्स कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, अलग अलग गांव में रहते थे। जैसे कि ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया। सो हर एक एरिया में पेजेंट्स के सेटलमेंट थे। ठीक है, तो पेजेंट के सेटलमेंट अलग अलग एरिया में थे एंड उन्हीं सब सेटलमेंट को उर कहा गया। तो पेजेंट्स के सेटलमेंट को क्या कहा गया? उर कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। पेजेंट्स बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। पेजेंट्स काफी ज्यादा प्रॉस्परस होने लगे थे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए इरिगेशन की नई नई टेक्निक लेकर आ गए थे ये लोग। अब देखो इरिगेशन अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट होगा एंड वो रेवेन्यू जो है राजा की जेब में भी जाएगा एंड कुछ रेवेन्यू पेजेंट्स के पास भी रहेगा। तो ऐसा करते करते हुआ ये कि पेजेंट्स जो है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगे थे चोला एम्पायर के अंडर में। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पेजेंट्स के अलग अलग सेटलमेंट को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। जैसे कि ये हो गया उर, यहां पर पेजेंट्स का सेटलमेंट, यहां पर पेजेंट्स का सेटलमेंट, तो हर एक सेटलमेंट को उर कहा जाता था। अब ये जितने उर हैं, मतलब एक तरीके की ये गांव हो गई ना, तो ये सारे के सारे गांव या ये सारे के सारे उर एक साथ मिलकर एक लार्जर यूनिट बनाते हैं। तो इस लार्जर यूनिट को क्या कहा गया? नाडू कहा गया। ठीक है, तो ये सभी उर को मिलाकर एक लार्जर यूनिट बनती है जिसे क्या कहा गया? नाडू। The village council and Nadu performed several administrative function। तो अब इतने सारे गांव हो गए, ठीक है, इतने सारे गांव हो गए, तो गांव में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया जाएगा? तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था विलेज काउंसिल के द्वारा एंड नाडू के द्वारा। तो इसमें होता यह था कि विलेज काउंसिल एंड नाडू, इसमें जो मेंबर सेलेक्ट होते थे जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को संभालते थे, कार्यभार को संभालते थे, तो वो गांव में जस्टिस प्रोवाइड करते थे एंड टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। ठीक है, अब आप यहां पर जानोगे कि नाडू जो है, नाडू एंड जो विलेज काउंसिल है, ये गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को संभालते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे लोगों को, पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे। अब हम यहां पर यह जानेंगे कि इन नाडू के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन था। रिच पेजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। रिच पेजेंट का मतलब वो किसान जो बहुत अमीर हो चुके थे। सो वेलाल कास्ट के वो किसान जो काफी रिच थे वो नाडू पर कंट्रोल रखते थे, नाडू के सभी काम पर कंट्रोल रखते थे। एंड ये जो रिच पेजेंट थे वेलाल कास्ट के, ये किसके अंडर काम करते थे? चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करते थे। ठीक है,
तो अब आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर चेन समझाऊं तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि पेजेंट्स के सेटलमेंट को उर कहा गया, बहुत सारे उर मिलकर जो है वो एक लार्जर यूनिट बनाते थे, तो क्या बन जाता था, नाडू। एंड बहुत सारे गांव पर कंट्रोल रखने के लिए नाडू एंड विलेज काउंसिल होते थे, एंड ये गांव से जो है जितने भी पेजेंट्स होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको जस्टिस प्रोवाइड करते थे। लेकिन नाडू के ऊपर मतलब ये जो बहुत सारे गांव हो गए ना, एंड इन गांव को जो कंट्रोल करते थे उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ रिच पेजेंट्स रखे हुए थे चोला गवर्नमेंट ने, एंड वो रिच पेजेंट कौन सी कास्ट के थे, वेलाल कास्ट के थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो पेजेंट्स रिच हो चुके थे एंड जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनको ना चोलास के राजा ने अच्छे अच्छे कुछ ऐसे टाइटल दिए रिस्पेक्ट के तौर पर, एंड उनको इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए। ठीक है, क्या समझे यहां पर कि जो पेजेंट रिच लैंड ओनर्स बन गए थे उनको ना चोला किंग ने कुछ टाइटल दिए, तो चोला किंग ने ये टाइटल्स उन पेजेंट्स को रिस्पेक्ट के तौर पर दिए थे। जैसे कि एक टाइटल है मुवेंद वेलन, ठीक है, दूसरा टाइटल है अरैयर। तो मुवेंद वेलन का मतलब वो पेजेंट, वो वेलन या पेजेंट जो 3 किंग को सर्व करते थे। तो ये क्या करते थे, 3 किंग के अंडर में जितना एरिया है वहां के पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करके टेंपल में डोनेट कर देते थे। अरैयर जो थे वो चीफ थे। ठीक है, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, मुवेंद वेलन एंड अरैयर ये टाइटल किसको दिए गए थे, रिच लैंड ओनर्स को दिए गए थे। एंड क्यों दिए गए थे, एक रिस्पेक्ट के तौर पर। इसके अलावा इनको टाइटल्स के अलावा इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए गए सेंटर लेवल पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहां पर टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में बात करेंगे। इन सभी अलग अलग लैंड्स के बारे में हमें पता चलता है चोला इंस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले है वेलन वगाए। वेलन वगाए वो लैंड जो नॉन ब्राह्मण पेजेंट को दी जाती थी। ठीक है, नॉन ब्राह्मण पेजेंट को, वो किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, उनको जो लैंड ग्रांट की जाती थी चोला किंग के द्वारा, उसे कहा जाता था वेलन वगाए। दूसरी है ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया इस तरीके की लैंड को कहा जाता था जो ब्राह्मण को दी जाती थी, सिर्फ ब्राह्मण को जो गिफ्ट में दी जाती थी। तीसरे टाइप की लैंड है शाल भोग। ये लैंड जो है किसको दी जाती थी, स्कूल को मेंटेन करने के लिए। एंड फोर्थ है देवदान। देवदान जो है ये लैंड गिफ्ट करी जाती थी टेंपल में, डोनेट करी जाती थी टेंपल के लिए। इसका एक और नाम है तिरुनमत्तुकनी। ठीक है, तिरुनमत्तुकनी। नेक्स्ट है पलीचंदम। पलीचंदम जो है ये लैंड डोनेट की जाती थी जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो यहां पर हमने 5 तरीके की जो है लैंड्स के बारे में जाना, एंड इन सब के बारे में विवरण कहां पर हमें मिलता है, चोलास के इंस्क्रिप्शन में। तो सबके नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि चोला किंग के द्वारा ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट करी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेया। एंड जो उन किसानों को लैंड दी जाती थी जो ब्राह्मण नहीं थे, उस लैंड को कहा जाता था वेलन वगाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में, चोलास के टाइम पीरियड में, चोला किंग ने ब्राह्मण्स को बहुत सारी लैंड ग्रांट की थी। एंड ऐसी लैंड जो ब्राह्मण को ग्रांट की जाती थी चोला किंग के द्वारा, उसे कहा गया ब्रह्मदेया। सो अब ब्राह्मण्स के पास बहुत सारी लैंड हो चुकी थी, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी सारे ब्राह्मण्स का सेटलमेंट शुरू हो गया था कावेरी वैली के आसपास एंड साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी। अब ब्रह्मदेया जो है, ब्रह्मदेया मतलब वो लैंड जो ब्राह्मण्स को ग्रांट में दे दी जाती थी। तो हर एक ब्रह्मदेया को, मतलब हर एक लैंड को लुक आफ्टर किया जाता था एक असेंबली के द्वारा। असेंबली को सभा भी कहा जाता था। तो असेंबली या सभा, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। इसमें कौन मेंबर्स होते थे, इसमें सभी प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर होते थे जो ब्रह्मदेया का लुक आफ्टर करते थे।
एंड ये जो असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड होल्डर की, ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करते थे, काफी कुशलता पूर्वक काम करते थे, क्योंकि जो भी ये निर्णय लेते थे ना, इनके हर एक डिसीजन को, हर एक निर्णय को इंस्क्रिप्शन में लिखवाया जाता था एंड टेम्पल की वॉल स्टोन पर भी लिखवाया जाता था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से हमने ये जाना कि पेजेंट्स के सेटलमेंट को उर कहा जाता है, उसी तरीके से ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है नगरम। अब इसका मैं डिफरेंस बताती हूं कि इसको नगरम क्यों कहा जाता है, अब आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं पेजेंट्स लिख देती हूं, यहां पर मैं ट्रेडर्स लिख देती हूं। तो देखो, पेजेंट्स जो है ये गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो विलेज को उर कहा जाता है, ठीक है। तो पेजेंट्स का सेटलमेंट जो है वो गांव में होता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, उर कहते हैं। वेयर एज अगर ट्रेडर्स की बात की जाए ना, तो ट्रेडर्स टाउन में काम करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ ना कि ट्रेडर्स के सारे वर्क टाउन में होते हैं, तो इसीलिए इनको नगरम कहा गया, इनके एसोसिएशन को, क्योंकि टाउन को ना हिंदी में नगर भी कहते हैं। ओके, ये डाउट अब क्लियर हो गया ना। तो अब इसको एक दो बार रिपीट करना इस चीज को, और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिली है इस टाइम पीरियड की। इंस्क्रिप्शन कहां से मिली? हमें इंस्क्रिप्शन मिली उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर में एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुट, ठीक है। उत्तर मेरूर में एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुट, जो कि है तमिलनाडु में। एंड यहां से एक इंस्क्रिप्शन मिली जिसमें यह बताया गया कि जो ये ब्राह्मण लैंड होल्डर थे, इनकी सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। तो सभा के जो है अलग अलग काम होते थे, जैसे कि एक सभा का काम ये होगा कि वो इरिगेशन वर्क को देखेंगे, एक सभा का काम गार्डन वर्क को देखना है, एक सभा का काम टेम्पल के काम को देखना है। तो इस तरीके से हर एक कमेटी के काम बटे हुए थे। लेकिन इस कमेटी के जो मेंबर्स होते थे उन्हें कैसे चुना कैसे जाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी एलिजिबल मेंबर होते थे ना इन कमिटीज में, जो भी पार्टिसिपेट करते थे, उनके नाम स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ पर लिख दिए जाते थे। मतलब जैसे कि ये पाम लीफ ले ली, इस पर ऐसे ऐसे नाम लिख दिए, ठीक है। अलग अलग ऐसे पाम लीफ ले ली, उन पर जो है नाम लिख दिए गए। तो उन मेंबर्स के नाम लिखे जाते थे जो कमिटी में इलेक्शन के लिए खड़े होते थे। एक तरीके का इलेक्शन ही था ये। अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से। देखो यहां पर ये ऐसे वोट नहीं डालते थे, यहां पर बेसिकली इलेक्शन ऐसे था कि भाई इन पाम लीफ पर नाम लिखकर इन टिकट को फोल्ड करके एक मटके में या एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। एंड एक यंग बॉय को बुलाया जाता था एंड उस छोटे से बच्चे को कहा जाता था कि भाई इस अर्दन वेयर पोट में से, मतलब इस मटके में से आप टिकट निकालो। तो 1 बाय 1 वो टिकट निकालता था हर कमिटी के लिए। ये रैंडम सिलेक्शन होता था। क्या होता था? रैंडम सिलेक्शन। देखो कैसे कि ये हो गई एक पाम लीफ, ये दूसरी पाम लीफ, ये तीसरी पाम लीफ। जैसे कि यहां मैंने लिख दिया P, यहां मैंने लिख दिया G, यहां मैंने लिख दिया A। ये हो गया एक अर्दन पोट, ठीक है। इसके अंदर इन सभी पाम लीफ को फोल्ड करके डाल दिया जाता था, ठीक है। अब बच्चे को यह कहा जाता था कि इसमें से रैंडमली तुम पाम लीफ को निकालो, जिनको हम टिकट कह रहे हैं। तो उन टिकट पर नाम लिखे होते थे मेंबर्स के। तो हर कमेटी के लिए टिकट निकलवाई जाती थी, जिसका नाम निकलता था वो सेलेक्ट हो जाता था मेंबर के तौर पर, तो वो कमेटी का मेंबर बन जाता था। सिंपल। तो ये सिलेक्शन काफी रैंडम था, ठीक है। अब हमें चोलास के इंस्क्रिप्शन से यह भी पता चलता है कि मेंबर कौन कौन बन सकते थे कमेटी के। तो ये इंस्क्रिप्शन भी हमें कहां से मिलती है? उत्तर मेरूर से मिलती है। तो एलिजिबिलिटी देख लो एक बार। पहले क्या है? ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो दैट मीन्स कि भाई छोटे लोग जो हैं वो कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते थे, सिर्फ वही कमेटी के मेंबर बन सकते थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं एंड उनकी जमीनों से अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तभी वो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा ये था कि हर एक मेंबर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके पास अपने घर होने चाहिए।
इसके अलावा एज का क्राइटेरिया भी था, उसकी एज 35 से 70 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। एंड जो कमिटी का मेंबर बनना चाहता है उसके पास वेदास की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ब्राह्मण्स में से ये सिलेक्शन हो रहा है, तो ब्राह्मण्स के पास संस्कृत एंड वेद की नॉलेज नहीं होगी तो फिर बात क्या होगी। उस टाइम पर तो वेद की एंड संस्कृत की नॉलेज होनी ब्राह्मण्स के लिए जरूरी होती थी, ठीक है। इसके अलावा दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, कि जो भी कमिटी का मेंबर बनेगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सारे पता होने चाहिए एंड काफी ऑनेस्ट, काफी ईमानदार होने चाहिए। अब आगे बताया है कि किसका सिलेक्शन एज अ मेंबर कमिटी में नहीं हो सकता। अगर कोई पिछले 3 सालों से किसी कमिटी का मेंबर रहा है तो वो दूसरी कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर किसी ने अपने खुद के अकाउंट एंड अपने रिलेटिव्स के अकाउंट सबमिट नहीं किए तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो अकाउंट का मतलब यहां पर क्या है? अकाउंट का मतलब कि कितनी जमीन आपके पास है, उस जमीन में से कितना लैंड रेवेन्यू आप प्रोवाइड करते हो, ये सब अकाउंट का हिस्सा होता है। तो अगर आपको एज अ इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपने खुद के एंड अपने रिश्तेदारों के भी अकाउंट सबमिट करने होते थे। तो इस तरीके की जो एलिजिबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। While inscription tell us about the king and powerful man, इंस्क्रिप्शन से हमें राजा के बारे में, पावरफुल पर्सन के बारे में पता चलता है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो इस टाइम के ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन के बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, एक वर्क से ही पता चलता है, जो कि एक तमिल वर्क है एंड तमिल वर्क का नाम है पेरिया पुराणम, ठीक है। 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है ये। अब आप ना इसमें से ये सब कुछ पढ़ोगे, ये किसी काम का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एग्जाम में तो ये आएगा नहीं, बट यहां से एग्जाम में आ क्या सकता है वो बस मैं बता देती हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये है पुलैया। पुलैया जो है बेसिकली इनको ना आउटकास्ट कर दिया था ब्राह्मण्स एंड वेलाल ने, एंड ये कह सकते हो आप पुलैयास जो थे ये मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी में रहते थे, मतलब ब्राह्मण एंड वेलाल से अलग रहते थे, ठीक है। तो इनके बारे में यहां पर बताया हुआ है, बस यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और उस पैराग्राफ में से कहीं से क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। अब चलिए चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना अंडर तांग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी का रूल यहां पर लगभग 300 साल रहा था चाइना में। तो चाइना में तांग डायनेस्टी का अपना एम्पायर था एंड इनका रूलिंग पीरियड रहा था यहां पर कुछ लगभग 300 साल तक। इसकी कैपिटल थी शियान। शियान जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल थी वर्ल्ड की, एंड यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे कि तुर्क, इरानियन, इंडियन, जापानीज, कोरियंस यहां पर शियान में आया करते थे। अब यहां आगे ये बताया है कि तांग डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। सो द तांग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए इनको एग्जाम देना पड़ता था। ये एग्जाम सभी के लिए ओपन था, मतलब कोई भी यहाँ पर एग्जाम देकर आ सकता था, लेकिन इसमें अपीयर होना जरूरी था। जो अपीयर करता था उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था तांग एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा तांग एम्पायर में जो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न था ये 1911 तक चला, हालांकि इसमें छोटे छोटे कुछ कुछ चेंजेस होते रहे थे। अब आपको यहां बताना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना में जो ये तांग एम्पायर, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो तांग एम्पायर में हमने देखा कि एग्जाम होता था, एग्जाम को अपीयर करना पड़ता था। वेयरएज हमने क्या पढ़ा यहां पर, हमने ये पढ़ा कि भाई टिकट तैयार की जाती थी, ठीक है, एंड टिकट पे नाम लिख दिए जाते थे उन सभी मेंबर्स के जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ मेंबर कमिटी के। तो अब उनके नाम को किस में डाल दिया जाता था, अर्दन पोर्ट्स में डाल दिया जाता था, एंड एक लड़के को ऐसे ही रैंडम बुला लिया जाता था एंड वो बच्चे को बोला जाता था कि भाई पोर्ट से ना नाम निकालो। तो वो जो जो नाम निकालता था हर एक कमिटी के लिए, जिनके नाम निकलते थे पाम लीफ पर,
उन्हीं को कमेटी का मेंबर चुन लिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के यूजर नेम, आईडी आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।